साइंस पढ़ के पीएमटी दी और 1 नंबर से मैं रह गया और वेटनरी में एडमिशन हो गया। परंतु जब साल भर मैंने वेटनरी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं उस महाविद्यालय का छात्र रहा हुआ हूँ। वहीं मैंने 4 साल ग्रेजुएशन किया है, वहीं मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वहीं मैंने प्रथम नौकरी ज्वाइन करी है और बच्चों को पढ़ाया है। वहाँ का डीन आज वाइस चांसलर है सिग्नेचर करते ही। जब मैंने वीसी का पदभार ग्रहण किया और पहली जो मीटिंग ऑफिसर्स की उस समय मैंने अपनी सोच उनको बताई कि हम सबको मिलकर के लीक से हटके काम करना पड़ेगा, तभी हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहला स्टेप रहा है एक्सपीरियंस का, और फिर रहा है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन करना न्यू प्लान्स का, और उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद में एक्सेलेंस अचीव करना। तो ये कुल मिलाकर के इन चारों स्थितियों पे जब हम आए तब हमें लगा कि इस विश्वविद्यालय की पहचान बनने लग गई है, और आज वाकई में राजस्थान का वेटनरी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय हो गया है जिसका पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी नाम है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल ए के गहलोत हूँ। मैं पूर्व कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। पिताजी मेडिकल डॉक्टर थे, तो मेरे को मेडिकल की चीज़ों से बड़ा लगाव था। मैं अक्सर हॉस्पिटल में जाया करता था, उनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखा करता था, उनसे पूछा करता था ये क्या काम आता है, ये क्या काम आता है। तो जब मैं पीएमटी दी और 1 नंबर से मैं रह गया और वेटनरी में एडमिशन हो गया, परंतु जब साल भर मैंने वेटनरी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये इतना डाइवर्सिफाइड और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, और मैंने फिर मेडिकल दिया ही नहीं दोबारा। उस समय हमारे बैच में 20 सीटें राजस्थान की थीं और 20 सीटें नॉमिनेशंस होते थे भारत सरकार द्वारा, जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते थे। तो वो जो एक एक्सपीरियंस था कि आपको एक ऐसे ग्रुप में, वर्चुअली एक ग्लोबल ग्रुप में, क्योंकि मेरे साथ में तंजानिया के भी मेरे बैचमेट थे, मलेशिया के भी बैचमेट थे, तो ये जो एक मिला, और अलग अलग राज्यों में जम्मू कश्मीर से आए हुए, दिल्ली से आए हुए, चंडीगढ़ से आए हुए, उत्तर प्रदेश से आए हुए, और खास तौर से ऐसे राज्य जिन राज्यों में वेटनरी कॉलेज नहीं था तो भारत सरकार उनमें नॉमिनेशन किया करती थी। तो एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था। तो ये सभी हॉस्टलर्स थे, तो हॉस्टल आना जाना बहुत लगा रहता था। तो बड़ी बारीकियों से हम ये समझते थे कि हॉस्टल फैसिलिटीज में किस तरह का सुधार होना चाहिए या किस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए। और उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से किया, तो उसमें रिसर्च का एक्सपीरियंस भी हुआ। लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं, दूसरी लैब्स के इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, उसमें आपकी कितनी लाइबिलिटी या जिम्मेवारी होती है कि वो इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से यूज़ करें, साफ सफाई करके जाएं। तो ये एक एक्सपीरियंस मुझे बाद में बहुत काम आया। पहली दफ़े मैं टीचर लगा 1980 में, तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। कुछ लोग आज के समय में अगर उन्हें कहा जाए तो वो कहेंगे कि ये अनुभव कटु अनुभव था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था मेडिसिन। मुझे पढ़ाने को दी गई फार्मेकोलॉजी और एनाटॉमी और फिर मेडिसिन। तो ये 3 सब्जेक्ट जब मैंने पढ़ाने चालू किए तो मुझे मेरी मेडिसिन में स्ट्रेंथ बढ़ गई, और तीनों सब्जेक्ट्स में आज भी जिन स्टूडेंट्स को मैंने एनाटॉमी पढ़ाई थी वो स्टूडेंट्स मेरे एनाटॉमी पढ़ाने के तरीके को आज भी याद करते हैं। तो ये जो एक एक्सपीरियंस मिला यंग टीचर के रूप में, उस एक्सपीरियंस को फिर मैंने ढाला। फिर मैं रिसर्च में गया। मैं बीकानेर से बाहर भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एज ए साइंटिस्ट मैंने काम किया, और वहाँ पर और भी अच्छी लैब थी उस प्रोजेक्ट के अंदर। मुझे बड़ा गर्व है कि साल भर के काम में हमें ICAR का गोल्ड मेडल मिला हमारी टीम को। उसके बाद में फिर जयपुर में चला गया, निदेशालय अनुसंधान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान अलग से खुला था, वहाँ चला गया। वहाँ से फिर मैं पशुधन अनुसंधान केंद्र जैसलमेर के पास में चांदन एक जगह, वहाँ चला गया। तब तक 16 साल का अनुभव हो गया था सर्विस का 1996 तक। इस पूरे अनुभव को फिर यूटिलाइज किया मैंने जब मैं वेटनरी कॉलेज बीकानेर में प्रोफेसर के रूप में सेलेक्ट होकर के आया, और सौभाग्य से मुझे 4 साल बाद 2000 में उसी महाविद्यालय के डीन बनने का मौका मिला। फिर ये था कि कमान हाथ में थी और सुधार करने थे, जो भी चाहे वो शैक्षणिक सुधार हों, चाहे वो अनुसंधान के सुधार हों,
चाहे स्टूडेंट्स की फैसिलिटीज़ के सुधार हों। अब क्या हुआ कि 2008 में वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, तो हमने फिर नए सिरे से उन्हें बताना चालू किया कि आप अगर अलग वेटनरी यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो राज्य को आर्थिक रूप से अधिक लाभ होगा। न सिर्फ हम तकनीकों को पशुपालकों तक पहुंचा पाएंगे, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य हमने बताया सरकार को जिसमें पशुधन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और पूरे देश में सबसे अधिक मजबूत राजस्थान राज्य में है। आखिर सरकार ने निर्णय लिया और 2010 में विश्वविद्यालय बना। विश्वविद्यालय जब बना तो सौभाग्य से प्रथम या संस्थापक कुलपति का पदभार भी मुझे ही सौंपा गया। तो आप ये देखिए कि एक ऐसा था कि 17 मई तक मैं डीन था और 18 मई 2010 को मैं कुलपति बन गया। मेरे साथ ये भी था कि मैं उस महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ, वहीं मैंने 4 साल ग्रेजुएशन किया है, वहीं मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वहीं मैंने प्रथम नौकरी ज्वाइन करी है और बच्चों को पढ़ाया है। वहाँ का डीन आज वाइस चांसलर है सिग्नेचर करते ही। तो ये जो क्षण था वो उस क्षण का महत्व अपने आप में अलग है, परंतु उन सिग्नेचर्स के साथ में मुझमें एक बहुत गहरा जिम्मेवारी का बोध आ गया। जब मैंने वीसी का पदभार ग्रहण किया और पहली जो मीटिंग ऑफिसर्स की उस समय मैंने अपनी सोच उनको बताई कि हम सबको मिलकर के लीक से हटके काम करना पड़ेगा, तभी हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने तुरंत कार्य प्रारंभ किया। ये हुआ कि पहला ही लेटर निकलेगा तो उस पे लेटर पैड पे विश्वविद्यालय का लोगो होना चाहिए। लोगो के साथ में एक और होता है कि एक प्रचलित नाम, अमूमन ऐसा होता है कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज RUVAS, तो इसको जब उच्चारित करेंगे तो रुवास हो जाएगा। तो हम सब ने सोचा कि नहीं, ये रुवास नाम अच्छा नहीं है, हमें राजस्थान का राज रखना है। तो हमने राजस्थान का राज रखा और फिर UVAS जोड़ा तो वो बन गया राजूवास। और आज राजूवास अपने आप में एक पहचान है। पहले ही दिन 18 मई 2010 को सारा कार्यभार सीनियर लोगों को बांट करके और एक टीम के रूप में जी जान से जुटने और चैलेंज को स्वीकार करने का जो कार्य था वो मैं कर पाया, इसलिए कि पिछला प्रशासनिक अनुभव था। और जब विश्वविद्यालय बना तो 4 प्रमुख चैलेंजेस मेरे सामने थे। 3 जो प्रमुख घटक हैं विश्वविद्यालय के, शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार, इसके अलावा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चारों पे तेज गति से कार्य करना था, क्योंकि इन चारों में से कहीं भी कमी अगर रह जाती है तो वो विश्वविद्यालय आगे तरक्की नहीं कर सकता है। मेरी इच्छा ये थी कि देश में कुछ चीजों के लिए ये विश्वविद्यालय जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने एनिमल बायोडाइवर्सिटी पे रिसर्च केंद्र अलग से गठित किया गया। इसी तरह से एक नया फील्ड था, उस समय सोच चली थी कि जैसे ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि होती है उसी तरह से ऑर्गेनिक पशुपालन हो सकता है क्या, और हम लोगों ने एक फुल फ्लेजेड रिसर्च सेंटर खोला ऑर्गेनिक एनिमल प्रोडक्शन का। इसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट पे बहुत कम संस्थान काम कर रहे थे मनुष्यों के लिए। हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट इन एनिमल्स, इन पे टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए एक फुल फ्लेजेड सेंटर खोला। हमने बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल इन एनिमल्स, इसका अलग से एक रिसर्च सेंटर खोला। अब विश्वविद्यालय को जगह जगह कैंप लगाने, गाँव में कैंप लगाने, वहां जानवरों को कैसे देखा जाए, तो ट्रेविस है ही नहीं वहां पर। तो हम लोगों ने एक मोबाइल ट्रेविस बनाया और इस सेंटर ने मोबाइल ट्रेविस बनाया, और ये हमारा एक ऐसी चीज हो गई जिस चीज को देश के दूसरे विश्वविद्यालयों ने भी कॉपी करके अपने इस तरह के मोबाइल ट्रेविस बनाए। फिर हम गए स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे कि स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज का एनिमल साइंसेज में कैसे यूज हो। रिमोट सेंसिंग से हम किस तरह से माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स को कर सकते हैं, किस तरह से हमारे जो चरागाह और पास्चर के जो संसाधन हैं उनकी मैपिंग की जा सकती है। इसमें क्या हम स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज को काम में ले सकते हैं, GPS सिस्टम को कैसे हम पशुओं में काम में ले सकते हैं। तो एक सेपरेट सेंटर खोला, वैक्सीनोलॉजी का सेंटर, वैक्सीन्स पे अनुसंधान करें हम, उसका एक बिल्कुल अलग सेंटर किया हमने मिल्क टेस्टिंग के लिए एक लैब बनाई। वो लैब आज मेरे ख्याल में किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय के पास में देश में नहीं है ऐसी लैब जो NABL से सर्टिफाइड हो।
और इसी तरह से हमने जूनोटिक डिजीज पे एक पूरा केंद्र बनाया। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 ने पूरा कोहराम देश में मचाया, और कोविड-19 एक जूनोटिक डिजीज है जो बैट से मनुष्यों में ट्रांसफर हुई। और WHO तो कह रहा है कि आज जो नई बीमारियां मनुष्यों में आ रही हैं उनमें 80% बीमारियां जूनोटिक हैं और पशुओं से मनुष्यों में आ रही हैं। तो ये सोच हमारी उस समय थी कि इस पे अनुसंधान का महत्व बढ़ेगा और हमें अभी से कार्य प्रारंभ कर लेना चाहिए कि जूनोटिक डिजीज रिसर्च सेंटर हम बनाएं। और तीसरा हमारे सामने प्रश्न आया कि हम प्रसार में क्या करेंगे। तो लगभग 33 में से कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जिसमें वेटनरी विश्वविद्यालय का पशु विज्ञान केंद्र नहीं हो, या पशुधन अनुसंधान केंद्र नहीं हो, या हमारा टीचिंग कैंपस नहीं हो, या हमारा कोई एफिलिएटेड सेंटर नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये विश्वविद्यालय ट्रू सेंस में एक ऐसा विश्वविद्यालय बन गया जिसकी पहुंच हर जिले के पशुपालकों तक है। पूरे राज्य के 3 लाख के करीब पशुपालक ऐसे हैं जो हमारे इन वैज्ञानिकों से सीधे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और अब हमने प्रारंभ किया है सक्सेस स्टोरीज कि कहाँ कहाँ किस किस जिले में किस पशु विज्ञान केंद्र के अंतर्गत किस पशुपालक ने ऐसा नवाचार किया जो अनुकरणीय हो पूरे देश में। फिर जो चौथा आयाम था वो बहुत महत्वपूर्ण आयाम था। जब आपको आगे बढ़ना है तो सरकारें, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, एक शब्द इस्तेमाल करती हैं और पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे लाया जाए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसे आ सकता है, हम हमारे प्रशासनिक नियंत्रणों को विकेंद्रीकृत करें और शक्तियों को बांटें। केंद्रीकृत शक्ति अगर करते हैं तो ईज नहीं होती है, वो डिफिकल्टीज हो जाती हैं, डिजीज हो जाती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम हमने ये किया कि जो भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनको फुल फ्लेजेड फाइनेंशियल पावर्स दी, उनका बैंक अकाउंट खोला और उनको उनका पैसा ट्रांसफर किया। तो ये विश्वविद्यालय अभी तक भी, बहुत कम ऐसे विश्वविद्यालय होंगे जहां पर 50 से अधिक लोग डीडीओज हैं, आहरण वितरण अधिकारी हैं, वो अपने प्रोजेक्ट को स्वयं चला रहे हैं। ये पहला स्टेप था हमारा। सेकेंडली, हमें फंडामेंटल्स मजबूत करने थे। फंडामेंटल्स में आ जाता है कि फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। हमारे सामने चैलेंज था, जब विश्वविद्यालय बना पहले साल का हमारा बजट सिर्फ 10 करोड़ रुपए था और बिना बजट बढ़ाए हुए आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश की, वो हर उस एजेंसी को टच किया जहां से हम बजट प्राप्त कर सकते हैं, जिनको प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, और ऐसी एजेंसीज को हमने प्रोजेक्ट सबमिट किए नवाचार के रूप में। और मुझे खुशी है कि 7 साल में इस विश्वविद्यालय का बजट 10 करोड़ से बढ़ करके 150 करोड़ हो गया। तीसरा था कि हमारे पास में स्वयं के संसाधन भी होने चाहिए, आर्थिक संसाधन। तो जब हमने आकलन किया पहले साल, तो हमारी इनकम थी 1.5 करोड़ रुपया। हम तुरंत गतिशील हुए और हमने एक 2050 तक का फाइनेंशियल रोड मैप बनाया कि हमारी इनकम के प्रोजेक्टेड फिगर्स क्या होंगे 2050 तक के। शायद बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे होंगे पूरे विश्व में जो इतनी दूर तक का फाइनेंशियल रोड मैप बनाए। और फिर हमने 2012 में ये निर्णय किया कि विश्वविद्यालय अपनी सारी इनकम को एक कॉर्पस फंड के रूप में जमा करेगा। उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए, वेबसाइट पे डाले, अप्रूव करवाए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से। और 2014 में हमें लगा कि हम जो अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को पेंशन दे रहे हैं वो हम स्वयं के स्रोतों से दे सकते हैं। तो 2014 में 4 साल में ही मात्र इस विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को लिखित में दे दिया कि अब हमें पेंशन के लिए आपसे न तो लोन लेने की आवश्यकता है, न आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम स्वयं अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी पेंशन देंगे। और ऐसा करने वाला ये देश का अभी तक भी पहला सरकारी विश्वविद्यालय बना है। तो ये जो फाइनेंशियली फंडामेंटल्स को हमने स्ट्रॉन्ग किया, उसके पीछे ये था कि हम एनालाइज करते थे हर साल कि हमें जो टोटल बजट मिल रहा है उसमें तनख्वाह कितने प्रतिशत बढ़ रही है। हमने कभी भी इस प्रतिशत को 30 से 40% के ऊपर नहीं जाने दिया। इसका मतलब जो बचा हुआ 2/3 पैसा है वो पैसा विश्वविद्यालय के विकास में काम आएगा, और इस रेशियो को हमने बनाए रखा। तो ये कुल मिलाकर के इन चारों स्थितियों पर जब हम आए
तब हमें लगा कि इस विश्वविद्यालय की पहचान बनने लग गई है और आज वाकई में राजस्थान का वेटनरी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय हो गया है जिसका पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी नाम है। राजूवास का नाम इतना प्रचलित हो गया और इतना फेमस हो गया कि जैसे ही सबसे पहले 2016 में NIRF की रैंकिंग हुई, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमने अप्लाई किया, उसमें फॉर्मेट भर के भेजा और हमारा नंबर उसमें 97 रैंक था पूरे इंडिया में। और राजस्थान की एक भी विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर भी फर्स्ट 100 में नहीं था। तो राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय बना जो फर्स्ट 100 में गया। 2017 में हमने फिर वापस भरा सेकंड NIRF रैंकिंग के अंदर, हम 29 स्थान जंप करके 67th रैंक पे पहुंच गए। तो मुझे कई मेरे जो दोस्त कुलपति थे उनका फोन आया कि सर वो आप राजूवास को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं। तो एक राजूवास का एक ऐसा नाम बना और रैंकिंग में हाई होना ये हमारे लिए एक थर्ड पार्टी असेसमेंट था। और ये बहुत गर्व के साथ आज भी राजूवास कहता है कि कुछ उपलब्धियां जिस तरह से NIRF रैंकिंग में हमने की, राजूवास प्रदेश का पहला संस्थान बना जिसको प्रदेश सरकार ने लगातार 2 साल तक बेस्ट ई-गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन अवार्ड दिया, 2016 में भी और 2017 का भी। जब भी मैं मेरी एकेडमिक यात्रा को रिव्यू करता हूं तो मुझे लगता है कि 4 महत्वपूर्ण स्टेप इनमें रहे हैं। सबसे पहला स्टेप रहा है एक्सपीरियंस का, और फिर रहा है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन करना न्यू प्लान्स का, और उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद में एक्सेलेंस अचीव करना। और एक्सेलेंस अचीव करने से ही आप अपने यूनिवर्सिटी को, जैसे राजूवास एक USP बन गया है आज कि विश्वविद्यालयों को अगर आगे बढ़ना है तो राजूवास मॉडल को फॉलो करो। ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि आपने जो लक्ष्य तय कर रखा है कि मुझे ये बनना है या ये करना है, उसे शिद्दत से करने की कोशिश करें, परंतु कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए ईश्वर ने कोई दूसरा रास्ता या दूसरा फील्ड चुन रखा है। एग्जाम्पल मैं अपना ही देना चाहूँगा कि अगर मैं डॉक्टरी मेडिकल लाइन में नहीं जाने का मलाल पाले रहता और कई वर्षों तक कोशिश करता है एडमिशन की, हो सकता है कि मैं इस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं बन पाता। अगर आपको अपने कार्य में, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अलग सोच, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अपने वर्किंग में भी यूनिकनेस लानी पड़ेगी। अदरवाइज भेड़चाल सभी चलते हैं, भेड़चाल वाले व्यक्ति एक भीड़ में रहते हैं, वो भीड़ से अलग कभी नहीं दिखते। और आपको तीसरा मैसेज ये है कि हमेशा वो काम करें जिसमें आपका मन लगता हो। इसको दूसरे अर्थों में भी कहा जा सकता है कि आपके मन का काम करें, क्योंकि आदमी उस काम में सबसे अधिक सफल होता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। अगर हमारा इंटरेस्ट है कहीं जाने में तो हम 10 मील पैदल भी चल लेंगे तो हमें थकान नहीं होगी, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम 1 मील पैदल चलेंगे तब भी हमें थकान महसूस होने लग जाएगी। इसलिए हमेशा अपने काम का, इंटरेस्ट के काम की तरफ आगे बढ़ें, उसी में रुझान रखें।